नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शोर तेज हो चुका है। टिकट के उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चर्चाओं के बीच ये तो साफ हो चुका है कि विधानसभा चुनाव में इस बार जिताऊ उम्मीदवारों को ही राजनीतिक पार्टियां टिकट देने के मूड में हैं। ऐसे में टिकट की चाह रखने वाले नेता जनता के बीच सक्रिय हो रहे हैं। इसी को लेकर हमारे खास प्रोग्राम टिकट की टक्कर में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है, वहां की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है, ये जानने के लिए कि हमारी टीम जिन विधानसभा पहुंची है और जनता से उसका ओपिनियन लिया है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि जिन विधानसभा में किस पार्टी के बीच मुकाबला तय माना जा रहा है, किसको टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है, किसका टिकट कट सकता है। तो जींद विधानसभा में कौन से उम्मीदवार ज्यादा दावेदारी कर रहा है, जनता के बीच कौन पहली पसंद बना हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। आप सभी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में दावेदारों की लंबी लाइन लग चुकी है। टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। वहीं हरियाणा में बीजेपी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछकर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को टिकट देगी। एक एक विधानसभा सीट पर 50 से 80 नेताओं की दावेदारी टिकट के लिए सामने आई है। कांग्रेस में करीब 2500 लोगों ने कांग्रेस के टिकटों के लिए आवेदन किए हैं। टिकट को लेकर कैसी हलचल है, कैसा चुनावी माहौल चल रहा है, किस किस के बीच टक्कर नजर आ रही है, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम हर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम 8, 11 और 12 अगस्त को जींद विधानसभा पहुंची, जिसका सैंपल साइज 214 है। जींद विधानसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार भी बीजेपी का जादू चल पाएगा या कोई और दल इस सीट पर कब्जा जमाएगा, यही सब जानने के लिए टोटल टीवी 20 से ज्यादा इलाकों में पहुंचा और सभी वर्ग, जिसमें गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया गया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। तो आज चर्चा जींद विधानसभा को लेकर के, जहां उम्मीदवारी के दौर पर कौन सबसे आगे चल रहा है, जनता के मन में किसने अपनी छाप छोड़ी, इस पर चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी सबसे पहले आपसे करेंगे। जींद विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर बीजेपी और इनेलो का बहुत लंबे समय से कब्जा देखने को मिला है। अगर हम 2009 की बात करें तो इनेलो का कब्जा था, 2019 की बात करें तो बीजेपी का कब्जा है। अगर आने वाले समय में चुनाव में कांग्रेस की तरफ से दावेदारी जो ठोकी जा रही है, उसमें बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण मामला देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक बीजेपी वहां पर दबदबा बनाए हुए, निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण चुनावी कदम उठाना पड़ेगा अगर जिन विधानसभा में फतेह हासिल करनी है तो। देख प्रगति, जींद की पहचान ये, इसको जाट लैंड कहते हैं। जाट भूमि मतलब जहां जाटों का दबदबा रहा है। हालांकि ये रियासत रही है, जब हरियाणा नहीं बना था, संयुक्त पंजाब था, पंजाब से कटकर हरियाणा बना, लेकिन तब ये जींद राजे महाराजा रहा करते थे। आज भी वहां रानी तालाब बड़ा मशहूर है। जींद पटियाला से सीमावर्ती जिला भी कह सकते हैं, पटियाला की सीमा से सटा हुआ है। दूसरी बात यह कि 2000 से पहले करीब 15 साल तक, 1.5 दशक तक यहाँ लोकदल का राज था। चौधरी देवीलाल जब जिंदा थे 1987 में, 90 में से 85 सीटें लेकर बीजेपी के साथ अलायंस था, सरकार बनाई थी। वो आज तक रिकॉर्ड है, 90 में से 85 सीटें कोई गठबंधन जीता, वो लोकदल का, तब इनेलो बाद में बना, लोकदल और बीजेपी का गठबंधन था। तो 2000 में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी, 2005 तक रही। उस वक्त तक वहां पर मैं समझता हूं लोकदल का कब्जा था, फिर इनेलो बनी, इनेलो का कब्जा था। उसके बाद 2000 से 2005 तक जो चुनाव हुए, उसमें 2005 के बाद जो चुनाव हुए 2005 को, उसमें कांग्रेस जीती थी और मांगेराम गुप्ता विधायक बने थे। तब भूपेंद्र हुड्डा सरकार बनी थी 2005 में। हालांकि भजनलाल को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन राजनीति में सब होता है। भजनलाल की जगह पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी अप्रत्याशित तौर पर। 2005 में फिर मांगेराम गुप्ता बने थे। 2009 और 14 में हरिचंद मिड्डा, जो पेशे से
डॉक्टर थे और पंजाबी समाज से आते थे, 2 बार वो बने, लेकिन 14 से 2009 और 14 में वो बने। उसके बाद उनकी विधायक रहते हुए उनकी मौत हुई, तो यहाँ जींद का उपचुनाव हुआ था, बड़ा जोर लगा था यहाँ पर, लेकिन कृष्ण मिड्डा जो विधायक थे, जो हरिचंद मिड्डा उनके बेटे थे, उपचुनाव वो जीते थे। उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में फिर कृष्ण मिड्डा को रिपीट किया बीजेपी ने, तो 2019 से 24 तक अब वो विधायक है। तो शुरू में मतलब 1.5 दशक तक 2000 से पहले लोकदल का था, लेकिन 2005 तक भी लोकदल के पास रहा। 2005 के जो चुनाव हुए विधानसभा, फिर कांग्रेस जीती, उसके बाद 2 बार बीजेपी। अब बीजेपी के पास ये सीट है। अब ये देखना है कि बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला बहुत सारी सीटों पे नजर आ रहा है। सीट बीजेपी के पास है और कांग्रेस भी अपनी धमक दिखा रही है इस जाट लैंड में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी आना जाना रहता है, तो कांग्रेस का उम्मीदवार भी मजबूत है, लेकिन बीजेपी इस सीट को रिपीट करना चाहेगी, तो मुकाबला जबरदस्त होगा जींद में। बिल्कुल मुकाबला महेश जी बिल्कुल जबरदस्त देखने को मिल रहा है, लेकिन जींद विधानसभा में कांग्रेस के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 बार से बीजेपी का दबदबा है। काफी लंबे समय से बीजेपी का यहाँ पर लोगों के साथ उठना बैठना है, चर्चा बीजेपी के नाम पर भी ज्यादा देखने को मिल रही है। कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए तो चुनौतीपूर्ण है ही, लेकिन उससे पहले इस जींद विधानसभा क्षेत्र के पूरे परिदृश्य को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल जाट लैंड में ये गैर जाट सीट मानी जाती है, जो कि हैरानी वाली बात है। हैरानी इसलिए है कि यहाँ पर या तो बनिया विधायक जीत कर आया, या तो फिर ज्यादातर पंजाबी विधायक जीत कर आए, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो जाट वोटर्स का है। जाट वोटर्स की संख्या जींद विधानसभा क्षेत्र में, सबसे पहले मैं कुल संख्या का जिक्र कर लेता हूं, 2,05,505 वोटर्स कुल संख्या जींद विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें से सबसे ज्यादा निर्णायक जो वोट है वो जाट वोटर्स का है। 63,877 वोट जाट वोटर्स के हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि फिर भी यह गैर जाट सीट मानी जाती है, और यहां पर या तो ब्राह्मण, या तो पंजाबी, या तो फिर वैश्य समाज से जो विधायक है वो चुनकर यहां पर सामने आए हैं। और ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि पंजाबी विधायक, और बार बार पंजाबी विधायक पहले अभी जो कृष्ण मिड्डा बन रहे हैं, उससे पहले उनके पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्डा इंडियन नेशनल लोकदल से बने थे। तो ये कहा जा सकता है कि यहां पंजाबी वोटर्स की जो संख्या वो महज 19,986 दर्ज की गई है, और बावजूद इसके यहां पर पंजाबी विधायक जीतता है, और फिर भी इस सीट को गैर जाट सीट कहा जाता है। जाट वोटर्स की संख्या जैसे मैंने बताया कि 63,877। इसके बाद दूसरे पायदान पर पंजाबी वोटर्स की संख्या भी यहां पर देखने को मिल रही है, 19,986। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या का जिक्र करूं तो 18,712। सैनी वोटर्स की संख्या यहां पर 17,040 वोट्स है। और एससी वोट्स, जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या यहां सम्मानित चमार जाति से लोगों के वोटर्स की है। 14,697 सम्मानित चमार जाति के वोटर्स यहां पर हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स की संख्या का जिक्र किया जाए तो 6,134 मुस्लिम वोटर्स इस विधानसभा क्षेत्र में। आप जिक्र आप कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां कितनी हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो जमीन है, शुरुआत से मेरा मतलब है 1967, 1968 यहां पर कांग्रेस के दया शंकर जीत कर आए थे। इसके बाद 1972 में भी कांग्रेस पार्टी के दल सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 1977 में मांगेराम गुप्ता, जो कि जींद की राजनीति का बड़ा नाम माना जाता है, सबसे पहले निर्दलीय चुनाव जीतकर सामने आए थे। उसके बाद मांगेराम गुप्ता साल 1991 में कांग्रेस पार्टी के विधायक बने। इसके बाद साल 2000-2005 में एक बार फिर से मांगेराम गुप्ता कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर सामने आए। इसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो इंडियन नेशनल लोकदल का शुरू हुआ। साल 2009, साल 2014 डॉक्टर हरिचंद मिड्डा इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर जींद से विधायक बने, और उसके बाद अब जो दौर चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा, लेकिन उम्मीदवारों की भी कोई कमी नहीं है। जबरदस्त, और कह सकते हैं कि जाट, गैर जाट, हर तरह के जो संभावित उम्मीदवार है पूरी मजबूती के साथ इस वक्त जींद विधानसभा क्षेत्र में अपने जनाधार को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी के जनाधार को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा की जो पदयात्रा इस इलाके में देखने को मिली, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस पार्टी जींद विधानसभा क्षेत्र में तेजी से मजबूती की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, प्रचार प्रसार यहाँ ज्यादा किया जा रहा है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे जरूर ठोक रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र जी, जिस तरह से सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी ये जींद विधानसभा को फतेह करना काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल तभी खिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ गई। तो कृष्ण मिड्डा को शामिल किया गया भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें उपचुनाव लड़ाया गया।
तो ये पंजाबी चेहरे के रूप में जीते हैं। और ये देखिए जो हरिचंद मिड्डा थे वो हालांकि देखिए आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर होने के बाद डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू की, तो वहां उनका व्यक्तिगत मान्यता थी। वो पहले इंडियन नेशनल लोकदल में ही थे, वहीं रहे, क्योंकि उनके चौटाला परिवार से बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। लोग उनको कहा जाता था कि आप तो खुद तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी पार्टी गलत है, लेकिन वो फिर भी इनेलो में बने रहे। और उनके पुत्र ने फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उपचुनाव लड़ा और वो जीते, फिर उसके बाद जीते। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां परेशानी ज्यादा है, कृष्ण मिड्डा के लिए भी परेशानी है, टिकट के लिए भी परेशानी है। अब वहां पंजाबी के अलावा जवाहर सैनी भी उम्मीदवार हो सकते हैं, कुछ अन्य भी विकल्प है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां परेशानी ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां आधार तो है लेकिन जनता में स्वीकार्यता उस ढंग से नहीं बन पा रही। तो कांग्रेस के लिए इस बार संभावना अच्छी बनी हुई है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए संभावना अच्छी बनी हुई है, लेकिन बीजेपी को भी स्वीकार्यता अपने उम्मीदवारों को दिलवानी होगी। जिस दौरान बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों पर नजर डाल लेते हैं, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, डॉक्टर राज सैनी, ये दो उम्मीदवार जो प्रबल तौर पर जनता के मुंह पर जिनके नाम है, ये दो नाम है जो लगातार जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, जनता के मन में अपना विश्वास बना पाए हैं। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जो 56% वोटों से सबसे ज्यादा जनता की उम्मीदवारी के तौर पर खरे उतरे हैं, जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा डॉक्टर कृष्ण मिड्डा पर जताया। इसके अलावा डॉक्टर राज सैनी का नाम भी चर्चा में है, जहां 22% से ज्यादा लोग डॉक्टर राज सैनी पर भरोसा जता रहे हैं। इसके अलावा 20% से ज्यादा लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार जिन विधानसभा में अगर नजर डाले तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा और डॉक्टर राज सैनी, ये दो वो नाम है जहां जनता इन पर भरोसा जता रही है। तो जिन विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा का नाम सबसे पहले आगे आ रहा है, जनता के उम्मीदवारों पर जो खरे उतरे हैं, उम्मीद पर जो खरे उतरे हैं, उनका नाम है डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इन पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन इनके सियासी सफर पर नजर डाल लेते हैं एक बार। जींद विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा मौजूदा बीजेपी विधायक है। वो पहली बार 2019 के उपचुनाव में यहां से विधायक चुने गए। ये सीट 2018 में उनके पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के निधन से रिक्त हुई थी। उपचुनाव जीतने के बाद उनको दोबारा विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जिसमें फिर से वो जींद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब हो गए। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जींद में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्डा यहां से 2009 और 2014 में इनेलो की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन उनके निधन के बाद डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने उपचुनाव से पहले बीजेपी से नजदीकी बढ़ा ली। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिड्डा आवास पर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा से मुलाकात की और बीजेपी ज्वाइन करने को कहा, जिसको स्वीकार करते हुए डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा 1 नवंबर 2018 को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सानिध्य में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने जींद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार घोषित किया और कड़े मुकाबले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला को 12,500 वोट से पटखनी दी और एक प्रखर नेता की तरह विधानसभा में पहले ही सत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ दी और जींद विधानसभा के मात्र 9 महीने में कई प्रोजेक्ट पास करने में सफल रहे। उसके बाद 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने फिर अपना उम्मीदवार घोषित किया और जेजेपी के उम्मीदवार मांगीराम गुप्ता के बेटे महावीर गुप्ता को 12,761 वोटों के कड़े मार्जिन से पटखनी दी। उनका दावा है कि वो अपने इस कार्यकाल में जींद में मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, नहरी जल पर आधारित जींद शहर की भाखड़ा नहर से पेयजल परियोजना, सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करना, ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल परियोजना के लिए क्लस्टर परियोजना को मंजूर कराने जैसे प्रमुख योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, जींद शहर में नया बस अड्डा और सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के अलावा जींद शहर का सौंदर्यीकरण उनके कामों में प्रमुख रूप से शामिल है। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। तो कृष्णलाल मिड्डा का नाम बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा चुनावी धार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार के तौर पर इनका नाम प्रबल माना जा रहा है। महेश जी, कृष्णलाल मिड्डा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। 2018 में उनके पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के निधन से ये सीट खाली हुई थी, उपचुनाव जीते। उसके बाद जो सियासी सफर इनके सियासी सफर ने जो रफ्तार पकड़ी, नतीजा यही है कि जनता के हर एक जनता के मुंह पर इनका नाम है। अगर बीजेपी इनको चुनावी मैदान में उतारती है तो कितना फायदा?
देखिए, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा अपने सहज स्वभाव की वजह से लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाए रखते हैं और यही वजह है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के जो भी नाम हम जनता के बीच लेकर गए, सबसे ज्यादा और सबसे पसंदीदा जो नाम था वो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का था। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले लोगों की अगर वोट परसेंटेज को हम इसमें जोड़ दें तो 77% के पार भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को ही अपना पसंदीदा उम्मीदवार मानते हैं। तो ये बात कही जा सकती है कि यहां व्यक्तिगत स्तर पर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का ग्राफ काफी अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हर हाल में रहने वाले वोट करने वाले वोटर्स की अगर संख्या को जोड़ दे, जो कि 20% के करीब यहां पर देखने को मिल रही है, तो 77% तक भारतीय जनता पार्टी का वोटर यहां पर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को पसंद कर रहा है। तो ये बात कही जा सकती है कि कोई बड़ी चुनौती, किसी भी तरह की चुनौती यहां पर जींद विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के लिए चुनावी मैदान में उतरने को लेकर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी बड़े नाम इस वक्त उम्मीदवारों, संभावित उम्मीदवारों के रूप में जिन पर जो है गौर किया जा सकता है, तमाम ऐसे संभावित उम्मीदवारों में जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो एंटी इनकमेंसी है 90 विधानसभा क्षेत्रों में हालांकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी के अपने जो पसंदीदा संभावित उम्मीदवारों में नाम जब डाला गया तो यहां पर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जो कि मौजूदा जींद से बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें ही जनता एक बार फिर से पसंद करती नजर आ रही है। बिल्कुल, जनता फिर से जरूर पसंद कर रही है, चूंकि पिता की विरासत को देवेंद्र जी आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता के मुंह पर इनका नाम है, जनता काफी पसंद कर रही है। लेकिन अगर इनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए प्रगति, इनके पिता हरिचंद मिड्ढा इनेलो से 2 बार विधायक है। दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ क्योंकि उनकी निधन हो गया था उनका। वो उपचुनाव इनके बेटे ने, कृष्ण मिड्ढा ने जीता और उसके बाद 2019 का जो विधानसभा चुनाव था कृष्ण मिड्ढा ने जीता। मतलब 3 बार 3 कार्यकाल ये परिवार पूरा कर चुका है। एक आपको बता दूं, हरिचंद मिड्ढा के बारे में मैंने सुना भी है और ये कहा जाता है कि ये एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, वेद टाइप डॉक्टर है, जैसे पुराने शहरों में होते थे। पुराने डॉक्टर है, बहुत कम फीस में, जिसके पास पैसा नहीं होता उसको दवाई देते थे। इस वजह से इनकी लोकप्रियता थी। शरीफ आदमी थे, छवि अच्छी थी, चाहे लोकदल के साथ रहे तो बरसों तक साथ रहा और अब बीजेपी में है तो बीजेपी के साथ इनका बरसों का साथ है। इनके बारे में बहुत सारी चर्चा है जींद में, खासतौर पे पंजाबी समाज के लोग या और भी कोई लोग, चूंकि डॉक्टर हैं, ये भेदभाव नहीं करते। लेकिन बहुत कम फीस है इनकी, कम फीस में गरीब आदमी अपना इलाज करवाता है और पैसे नहीं है तब भी दवाई देते थे। ये इनकी लोकप्रियता का बड़ा कारण है और यही वजह है कि 3 कार्यकाल विधायकी के इनका परिवार पूरा कर रहा है और जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है, मेरे को लगता है पंजाबी समाज से आते हैं, उस वजह से शायद बीजेपी इन पर दाव लगाना चाहेगी और संभवतः सीट जीत भी सकती है। बिल्कुल, बीजेपी हालांकि किस पर दाव लगाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वीरेंद्र जी, इसके अलावा डॉक्टर राज सैनी का नाम भी जिक्र में है, चर्चा में है। देखिए, यहाँ पर जो है सैनी समुदाय भी काफी प्रभावी है और देखिए नगर पालिका का जो अध्यक्ष भी है वो भी सैनी समुदाय से रहा। और इस बार देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने का श्रेय तो कृष्ण मिड्ढा को है। कृष्ण मिड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी दी, ताकत दी, लेकिन पार्टी ने कृष्ण मिड्ढा को ताकत नहीं दी। जब उपचुनाव था तब भी ये कल्पना की जा रही थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। बाद में भी जब 2014 का चुनाव हुआ, मतलब आप चुनाव हुआ, तब भी ये जीते तो ये कल्पना थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, तब भी नहीं बनाया। तो इसलिए पार्टी ने इनको ताकत नहीं दी और इसलिए यहाँ पर अफसरशाही के खिलाफ ये बोलते रहे हैं। इनको यहाँ की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इसलिए इन्होंने कहा था कि इन अफसरों से अच्छे तो आतंकवादी हैं। तो इनके बयान की काफी चर्चा हुई थी। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस ढंग से महत्व नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। तो अगर पार्टी इनको ताकत देती तो निश्चित रूप से आज जींद में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल। अब अगर पार्टी ताकत देगी तो क्या कुछ इस दौरान समीकरण निकल करके सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आगे बढ़ लेते हैं, कांग्रेस के कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जो जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, जिस पर जनता भरोसा जता रही है? संभावित उम्मीदवार कांग्रेस के कौन कौन से हैं, किन नामों का यहाँ पर जिक्र ज्यादा हो रहा है, उस पर नजर डाल लेते हैं। क्योंकि बलजीत रेड्डू, प्रदीप गिल, महावीर गुप्ता, ये 3 नाम ऐसे हैं जिन विधानसभा से जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। बलजीत रेड्डू की बात करें तो 45 से ज्यादा फीसदी लोग बलजीत रेड्डू पर भरोसा जता रहे हैं। इसके अलावा प्रदीप गिल और महावीर गुप्ता, ये 2 नाम भी जिक्र में हैं। तो बलजीत रेड्डू का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में शामिल हो रहा है। टोटल टीवी की ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जिन विधानसभा से बलजीत रेड्डू, प्रदीप गिल, महावीर गुप्ता, इसके अलावा रमेश सैनी का नाम भी जिक्र में है। इसके अलावा 13% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हम
बलजीत रेडू के नाम की अगर हम बात करें तो ये वो नाम है जो अपनी उद्यमिता, अपनी किसानी, अपने समाज सेवा के तौर पर, अपनी ईमानदारी के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। इनके नामों पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इस बीच बलजीत रेडू का सियासी सफर क्या कुछ कहता है उस पर नजर डाल लेते हैं। बलजीत रेडू वो नाम जो अपनी उद्यमिता, अपनी किसानी, अपनी समाज सेवा और अपनी ईमानदार राजनीति के लिए पहचाना जाता है। बलजीत रेडू का संबंध जींद के इलाके से है। जींद के कंडेला गांव में एक किसान परिवार में पैदा हुए बलजीत रेडू ने अपनी माटी का कर्ज निभाया है। बलजीत रेडू ने उद्यमिता के क्षेत्र में न सिर्फ खुद के लिए एक मुकाम और देश में एक बड़ा नाम हासिल किया, बल्कि अपने गांव कंडेला, अपने इलाके जींद जिले और प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए आर्थिक समृद्धि के नए आयाम पैदा किए। एक किसान के रूप में बलजीत रेडू ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा करते हैं। 1.5 लाख लीटर क्षमता वाला अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण प्लांट लगाकर बलजीत रेडू ने देश के कई राज्यों में अपना लक्ष्य ब्रांड खड़ा किया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ यहाँ इस क्षेत्र के अंदर हमारी पार्टी का बहुत दिन हो गए कोई भी नुमाइंदा जीत नहीं पाया, और हमारा जो सामाजिक दायरा, लोगों के साथ जुड़ाव और लोगों के लिए काम करना, हम चाहते हैं अब की बार ये सूखा जो पड़ा हुआ था इसको हम अपने बलबूते पे आपके निकाल के ले आए, और जो हमने सामाजिक काम किए हैं, लोगों का प्यार जो हमें मिला है, तो हमें उम्मीद है कि 100% हमें लोग यहाँ से विजयी बनाएंगे और हमारी पार्टी को जिताएंगे। लक्ष्य ब्रांड के शहरों और गांव में बूथ स्थापित कर 50,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हैं। बलजीत रेडू पिछले 5 सालों से जींद विधानसभा क्षेत्र के 35 गाँव में 36 बिरादरी की बेटियों को अपनी बसों से मुफ्त उनके गाँवों से जींद शहर मिलाकर पढ़ाने और उन्हें वापस घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जींद विधानसभा क्षेत्र के 75,000 बुजुर्गों को अपने खर्च पर बलजीत रेडू हरिद्वार की यात्रा करवा चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जींद विधानसभा क्षेत्र में रोजाना 60,000 लीटर शुद्ध ठंडे पानी की सप्लाई अलग अलग इलाकों में बलजीत रेडू अपने खर्चे पर कर रहे हैं। इसके अलावा मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंपों का आयोजन समय समय पर बलजीत रेडू करवाते हैं। जींद जिले में पशुपालकों और दूध उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि का श्रेय बलजीत रेडू को ही जाता है। अब जिक्र बलजीत रेडू के राजनीतिक योगदान का करें तो साल 2009, साल 2014, साल 2019 और साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बलजीत रेडू ने कांग्रेस पार्टी की चुनावी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। यहाँ जो हालत है इस बेल्ट के अंदर, मैं आप हमारा जींद जिला ही बात करूंगा, ये जींद जिला हमेशा डोमिनेटिंग दूसरी पार्टियों का ही रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से जनता का जन समर्थन हमें मिल रहा है, हर लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग हमारे साथ वादा भी कर रहे हैं और हौसला भी बढ़ा रहे हैं कि अब की बार आप आइए पार्टी की टिकट पे और हम आपको यहाँ से विजयी बनाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी बलजीत रेडू को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गयी। बलजीत रेडू भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास माने जाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी बलजीत रेडू को मिली है। समाज सेवा, अपनी राजनीतिक भागीदारी और अपनी दूरदर्शिता के चलते जींद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बलजीत रेडू में बड़ी संभावनाएं देखती है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बलजीत रेडू कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के मकसद से लगातार लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। जींद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बलजीत रेडू पर टिकट के लिए भरोसा कर सकती है, क्योंकि जींद विधानसभा क्षेत्र में जाट वोटर्स की संख्या निर्णायक है। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। महेश जी, किसान परिवार में जन्मे हैं बलजीत रेडू अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। समाज सेवा के कई काम किए हैं, इसी वजह से जनता के दिल पर राज कर रहे हैं। बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण अगर कांग्रेस की तरफ से ये दावेदार होते हैं तो? देखिए, बिल्कुल बड़ी चुनौती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है अगर बलजीत रेडू को चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। खास बात जो सबसे बड़ी है, दरअसल जाट वोटर्स यहाँ पर निर्णायक है और बावजूद इसके यहाँ से पंजाबी या फिर वैश्य समाज से जो विधायक है वो चुने जाते रहे। इसी वजह से जाट लैंड में इस सीट को गैर जाट कहा जाता है, जबकि सबसे ज्यादा अगर संख्या का जिक्र किया जाए तो 60,000 से ज्यादा जो वोटर्स की संख्या है
वो यहाँ पर 63,877 जाट वोटर्स की संख्या जींद विधानसभा क्षेत्र में। और यही वजह है कि बलजीत रेड्डू के अगर व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाए तो एक अलग तरीके का व्यक्तित्व यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो ग्रामीण भी है, वो शहरी भी है, वो जाट भी है, वो गैर जाट भी है, वो व्यापारी भी है, वो उद्योगपति भी है। वजह क्या है? दरअसल एक दूध संयंत्र उनकी तरफ से लगाया गया था अपने कंडेला गांव में, जिसमें अलग अलग बूथों के जरिए, अलग अलग मार्केटिंग नेटवर्क के जरिए, मिल्क परचेज सेंटर्स के जरिए, सेलिंग पॉइंट्स के जरिए 50,000 से ज्यादा बेरोजगारों को काम देने का जो महत्वपूर्ण जिम्मा है वो यहां पर निभाने का काम इनकी तरफ से किया गया। इसके अलावा अगर जिक्र करें तो पशुपालकों को सबसे ज्यादा आर्थिक समृद्धि अगर इस इलाके में मिली है तो लक्ष्य मिल्क प्लांट की वजह से मिली है। ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए कह रहा हूं कि लगातार वो अपने गांव से जुड़े रहे हैं, अपनी माटी से जुड़े रहे हैं। 400 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग वो खुद करते हैं, तो किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो एक उद्योगपति भी है। तो इस तरीके से अलग अलग पैमानों पर अगर समझने की कोशिश की जाए तो व्यापार वो कर रहे हैं, तो व्यापारियों के साथ भी उनका संबंध है। तो तमाम इस तरह के अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर बलजीत रेड्डू के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह कि पार्टी बेहद संजीदगी से इस बार बलजीत रेड्डू को ले रही है। जाट वोटर्स की संख्या निर्णायक है, तो मुझे लगता है कि गैर जाट सीट पर इस बार जाट उम्मीदवार उतारने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। और अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी जाट उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारती है, जो कि बलजीत रेड्डू यहां पर जनता की पहली पसंद में भी नजर आ रहे हैं, जनता सबसे ज्यादा उन्हें पसंद कर रही है। समाज सेवा भी एक बड़ा फैक्टर है यहां पर। जिस तरीके से गांव देहात से बेटियों को सुरक्षित उनके घरों से लेकर कॉलेज तक लेकर आना, अपनी बसों पर, अपने खर्चे पर, और उसके बाद वापस उनके घर तक छोड़कर आना, ये तमाम जिम्मेदारियां सालों से यहां पर बलजीत रेड्डू निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक इलाके में यहां पर गर्मियों का जैसे ही वक्त आता है, बस स्टैंड की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, किसी भीड़ भाड़ वाली बाजार की बात हो, वहां पर एक जो है बेहतरीन वहां पर वाटर का टैंकर वहां पर खड़ा हुआ नजर आएगा, जो कि शुद्ध ठंडा पानी जो है उपलब्ध इलाके के लोगों को करवा रहा है। तो समाज सेवा की जब भी बात होगी बलजीत रेड्डू का नाम सबसे ऊपर होगा। और यही वजह है कि यहां पर जनता सबसे ज्यादा बलजीत रेड्डू को पसंद करती नजर आ रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जनता के दिलों पर तो राज कर ही रहे हैं, लेकिन देवेंद्र जी, उद्यमिता के क्षेत्र में न सिर्फ खुद के लिए एक वो काम हासिल किया है, बल्कि देश के लिए भी एक बड़ा नाम हासिल करते हुए, बड़ा नाम अपने गांव के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं बलजीत रेड्डू। देखिए, प्रगति किसान परिवार से आते हैं और किसानी से उन्होंने इतना नाम कमाया, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मेरे को लगता है एक चुनाव ये लड़ भी चुके हैं, शायद जीते नहीं थे जी। दूसरा, ये जो इनकी क्वालिटीज है ये ऑल इन वन लग रहे हैं। ऑल इन वन मतलब किसान भी हैं, दूध के बहुत बड़े व्यापारी हैं, रोजगार का सृजन भी करते हैं, और सबसे बड़ी उस हिसाब से इनके पास संसाधन भी है। और एक तमगा इनके साथ ये कि भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी लोगों में, और एक तथ्य ये भी मैं समझता हूं, जिस तरीके से अब तक अग्रवाल कम्युनिटी के लोग वैश्य या पंजाबी में से विधायक बनते रहे हैं, तो शायद ये एक अगर चलन बढ़ जाए कि जाट को इस बार बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस के साथ थोड़ा सा एज है, कांग्रेस को रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है। भूपेंद्र हुड्डा जैसे नेता हैं, इनको अगर मौका मिलता है तो मेरे को लगता है क्लिक कर सकती है कांग्रेस को, ये सीट आ सकती है। कांग्रेस के पास सीट कब थी, मैं जैसे बताया मैंने 2005 से 2009 तक जब भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस सरकार बनी थी, तब से लेकर 2009 के बाद कांग्रेस नहीं जीती। अब एक मौका मेरे को लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल कांग्रेस के लिए मौका है, बिल्कुल कांग्रेस के लिए मौका है। लेकिन वीरेंद्र जी, प्रदीप गिल और महावीर गुप्ता के साथ साथ रमेश सैनी का नाम भी चर्चाओं में है। अगर इनकी तरफ से कोई उम्मीदवार, इनमें से कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस क्यों वहां हारती रही है? देखिए, जींद उपचुनाव था तो 2 जाट प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय चौटाला थे, तो इसलिए उनको पराजय का सामना करना पड़ा और कृष्ण मिड्डा की जीत हुई। और 2019 के चुनाव में देखा जाए तो वहां 2 अग्रवाल समाज के प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी थे, तो इसलिए कृष्ण मिड्डा की राह आसान होगी। तो यहां मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है किसी जाट प्रत्याशी पर जो है दाव लगाना चाहेगी। लेकिन ये बात ठीक है कि यहां पर दूसरे समाज के लोग भी हावी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किसको टिकट मिलता है, जातिगत समीकरण क्या रहते हैं, तो कांग्रेस का जातिगत समीकरणों पर ज्यादा प्रभाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस समाज से टिकट देती है, तो कांग्रेस उसके उल्ट क्या रणनीति अपनाएगी इस पर निर्भर करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए कि जिस तरह से बलजीत रेड्डू जो है स्वीकारिता बने सबकी, तो लगता है कि पार्टी उनकी ओर जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में चुनावी बिसात बीत चुकी है, चुनाव से पहले टिकट बंटवारे पर मंथन जारी है। जींद विधानसभा का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है, लेकिन अब पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारेगी ये देखना बेहद दिलचस्प माना जा रहा है।